निगम की परंपरा है। निगम की परंपरा के अनुसार हम लोग सबसे पहले दीपदान करेंगे, उसके बाद निगम गीत करने के बाद हम अपना विषय रखेंगे, फिर जो है कार्यक्रम इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। हमारे बीच में हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे शाखा के शाखा प्रबंधक और ऐसे भी हमारे बड़े भाई के रूप में सदैव अपना आशीर्वाद देने वाले राय साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले मैं अपने टीम के एक वरिष्ठ साथी राशन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और मैनेजर साहब का माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत करें। एक और माला। हम लोग के लिए एक और खुशी का विषय यह है कि हमारे मित्र और शाखा में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विकास जी जो कि मेच्योरिटी और एसपी फील करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से आपसे परिचित होंगे। मैं चाहूंगा कि गुरुदेव आप आइए और सर का जो है माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत किया। हाँ, दीपदान के लिए सबसे पहले मैं अपने शाखा प्रबंधक जी से ही आग्रह करूंगा कि आइए दीपदान करके कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करिए। सर साथ में मैं हीरो साहब से आग्रह करूंगा विकास जी से कि आप भी आए और दीपदान करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। अपनी टीम से मैं बिहारी जी और साथ में भाभी जी आई हैं। आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि आप दोनों लोग आइए और दीपदान करके कार्यक्रम का उद्घाटन हो जाए। लगे कि जिंदा दिल लोगों की बैठक है आज। अमन है, आप भी अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं, तो अमन जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप दोनों लोग आइए और दीपदान करके कार्यक्रम की शुरुआत करिए। अमन जी। मोहन किशोरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। अजय भाई साहब, आपका काम देखते हैं, आप भी ज्यादातर बैठकों में आते हैं, लेकिन आज सौभाग्य है कि आप आई हैं। तो मैं अपने छोटे भाई से आग्रह करूंगा आयुष से आइए। अच्छा, दोनों लोग साथ ही हाँ, अभी बच्चा अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग निगम गीत करेंगे, उसके बाद जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
अप्रैल और मई के बाद पूरी तरह से ठप हो गए क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। लेकिन देखा है तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ या फिर काम करने का हमको छूट मिली, तो अपना आकलन करिए, क्या हमने उस गति को फिर से मेंटेन किया? जिस गति से हम फरवरी में चल रहे थे, जो गति हमने मार्च में अपनाई थी, पकड़ी थी, स्पीड अप किया था पूरा अपने काम को, क्या वो हमने जो है अप्रैल के बाद, मई के बाद, जब भी हमको मौका मिला, जून से या जुलाई और अगस्त, इन महीनों में क्या हमने वो गति पाई कि नहीं पाई? अभी तो आप लोगों को देख के बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोरोना का इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस पूरे हाल में एक दो लोग मास्क लगाए, यानी अगर कोरोना का डर होता तो सबके चेहरे पे मास्क होता कि नहीं होता? होता ना। सबने नहीं लगाया है मास्क, इसका मतलब है कि कोरोना का हमारे अंदर कोई डर नहीं है ना। अगर हम काम उस गति से नहीं कर पा रहे हैं तो कारण कोरोना नहीं है, कुछ और। आप समझ भी गए हमारी बात। कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन कोरोना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना कारण होता तो हम कोरोना से डरते, जैसे अप्रैल में डर रहे थे, मई में डर रहे थे ना, घर से नहीं निकल रहे थे, जब भी निकल रहे थे मास्क लगा के निकल रहे थे। लेकिन आज हमने नहीं कहा ना कि मास्क उतार के आइए कि लगा के आइए। अगर आप डर रहे होते तो निश्चित रूप से मास्क लगा के आते। हम काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई कारण और है। वो कारण क्या है? ये हो सकता है, मैं मानता हूं कि एक बार जब मोमेंटम बनता है और मोमेंटम बना हुआ है तो फिर काम आता रहता है। मोमेंटम ब्रेक हो गया, फिर से मोमेंटम हासिल करना वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन क्या इतना कठिन है जितना अभी हो गया है? इतना कठिन नहीं होता है। आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको एक फिगर। ये अपने ब्रांच की मेरिट लिस्ट है। टॉप 5 लोगों की मैंने एक उसमें लिखा है, और भी लोगों का डाला है 15 लोगों का, लेकिन टॉप 5 लोगों को मैंने लिखा है। कौन कौन है? संजय कुमार तिवारी। कितना पॉलिसी है? 75 पॉलिसी आपने किया है संजय कुमार तिवारी। 75 पॉलिसी यही किया है, अपनी नगर शाखा 1 में किया है ना। प्रभाकर सिंह ने कितना 57 पॉलिसी किया है। अर्चना दीक्षित ने 43 पॉलिसी किया है, और गीता केसरवानी ने अभी तक 40 पॉलिसी किया है। सुषमा साहू ने 40 पॉलिसी किया। ये 5 जो है टॉप 5 की, जो 31 अगस्त को 31 अगस्त को ये जो मेरिट लिस्ट थी उससे मैंने लिया। अब इधर देखिए, प्रांजल मिश्रा ने 64 लाख रुपया जमा किया है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास। ब्रिजराज तिवारी ने 53,48,000 जमा किया है। गौरव कोठारी ने 22 लाख जमा किया है, और पंचदत्त शर्मा ने 22,04,000 जमा किया है, और अंकेश कुमार ने 18,15,000। ये चीज हो सकता है कि जहां काम करते हो, जितने लोगों का बीमा किया इन लोगों ने, उस क्षेत्र में कोरोना ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? या ये हो सकता है कि जैसे सामान्य लोग जो है कोविशील्ड का 2 इंजेक्शन लगवाते हैं, ये हो सकता है 4-5 लगा लिए, उनको डरना हो मौत का। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा क्या? ये भी नहीं होगा ना। कारण हमारे आप जैसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 डोज लगवाए होंगे, ये है ना। इसी इलाहाबाद की फील्ड में ये भी मूवमेंट करते हैं जहां आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका काम हुआ, आप लोगों ने उस काम आपने भी किया। मैं नहीं कहता आपने काम नहीं किया, काम नहीं किए होते तो यहाँ पे लोग होते ही नहीं, है ना। काम कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से पिछले सालों में करते थे। आप अपना आकलन खुद देखिएगा। मैं केवल यहाँ पे आपकी कमियां नहीं उठाऊंगा, है ना। मैं केवल आपकी आंखें खोलने के लिए सिखा रहा हूँ कि देखिए आप जो है क्या कर सकते थे और अभी आपने क्या किया, है ना। ये इसी इलाहाबाद में, इसी प्रयागराज की धरती पे, इसी कोरोना से प्रभावित क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, और हम लोग वो अवसर गंवा रहे हैं। एक महीना हमारा बीतता जा रहा है। हमारे बहुत सारे क्लब मेंबर एजेंट्स, जिनका क्लब मेंबरशिप जा सकती है, वो लोगों ने अभी तक छाता नहीं खोला। ऐसा सोचिए, जो लोग रेगुलर काम करते थे, हर महीना 10 पॉलिसी करते थे, 5 पॉलिसी करते थे हर महीना, वो लोग अभी 5 पॉलिसी नहीं कर पाए पूरा अप्रैल से लेके, तो इसका मतलब क्या?
इसका मतलब है कि उन्होंने वो या तो उनको डर लग रहा होगा कोरोना का, या फिर ये हो सकता है, इसका ज्यादा संभावना है कि हमने सही मायने में प्रयास नहीं, है ना। तो आज का ये बैठक होने के बाद, आज ये मीटिंग खत्म हो, आज से यहाँ आप वो ऊर्जा लेके जाइए कि आपको लगे कि वही मोमेंटम आ गया जो आपका फरवरी में था। ठीक है ना। ये देखिए पूरे उसकी जो है मेरी है, ये 15 लोगों की मेरी है, जिसमें मैंने दिखाया पहले संजय तिवारी का 75, कौशी 57, 40, 40, इसमें यहाँ पे बैठे हुए किसी का नाम है। अगले महीना बीतते बीतते, अगले महीना का मतलब अगला महीना चालू हो गया सितंबर, आज 5 तारीख है, ये महीना बीतते बीतते कुछ न कुछ परिवर्तन इस लिस्ट में आना चाहिए, हलचल मचनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। लेकिन निश्चित रूप से मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि कोरोना का असर नहीं पड़ा है, मार्केट में भी पड़ा है, घर में भी, परिवार में भी लोग बीमार हुए हैं। और मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा दुखद ये रहा है कि हमारी टीम में एक क्लब मेंबर साथी जिनके साथ रोज उठना बैठना होता था, उनका दुखद मृत्यु भी हुई है। निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ा, मार्केट में अभी भी प्रभाव है, लेकिन फिर परिस्थिति वही है ना कि वो आदमी क्या अगर जो परिस्थितियों से हार मानते, आदमी तो वही है कि जो परिस्थितियों कैसी भी हो, हमको जो है परिस्थिति के हिसाब से ढलना चाहिए ना। अब देखिए मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। होता क्या है कि मानव स्वभाव, जो आलू देखे, आलू हर कोई देखा है ना, बाहर से देखिए तो बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है, एकदम लगेगा खूब ठोस है, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डाल के उबाल दीजिए, यानी जैसे ही परिस्थिति आपकी विपरीत आती है तो क्या होता है, पिघल जाता है, पिलपिला हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना है। ऐसा होना है कुछ हद तक अंडे जैसा हमारा नेचर अगर हो जाए, परिस्थिति भले ही हम बाहर से देखने में कमजोर हो, लेकिन जब विषम परिस्थिति आए तो उस समय क्या हो कि हमारे अंदर जो कमजोरी है उस पे हम पार पा लें, उस कमजोरी को डिफीट कर दें और मजबूती अपने अंदर लाएं। तो स्वभाव जो है अंडे जैसा बनाए। और इससे भी अच्छी स्थिति यह है कि कैसी भी परिस्थिति हो, 3 उदाहरण मैंने आपको बताया, तीसरा वाला है कॉफी जैसा बन जाए। जहां मिला दीजिए, परिस्थिति कैसी हो उसको, परिस्थिति को ही बदल दीजिए, अपने को ढालने की जरूरत ना, अपने को ही परिस्थिति को अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए। ऐसा बनिए, कॉफी का नेचर होता है, जहां मिला देंगे आपने, जैसा पानी में मिला देंगे काला कर देगा, दूध में मिला देंगे तो भी ऐसा ही कलर कर देगा। तो ऐसा बन जाए। आलू जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरा सा भी अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी गर्मी आई, थोड़ा सा प्रकृति का उल्टा बर्ताव हुआ तो आप जो है टूट गए। ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप ये देखिए, आपका जो अभी 25 दिन बचा इस महीने में, ये 25 दिन परिस्थिति भले ही विषम हो, इस परिस्थिति को अपने फेवर में बदलने की जिम्मेदारी ये आपकी है। ठीक है ना, आप सहमत हैं? देखिए ऐसा है, हर आदमी को काम करने का एक कारण, और वो कारण जब तक ठोस नहीं होगा तब तक कोई आदमी काम नहीं कर पाता। अगर आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमको, हमारा ये लक्ष्य है कि हमारा बच्चा जो है इस स्कूल में पढ़ता है, इसके लिए 2 लाख रुपया साल की फीस जमा करना है, 4 लाख रुपया फीस जमा करना है, तो चाहे कोरोना होगा, चाहे बाहर गोली चल रही हो, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर टेंशन रहेगा कि इस साल की फीस कैसे जमा हो। रीजन होना चाहिए, और अगर कोई रीजन नहीं है तो वो आप रीजन पैदा करिए, है ना, वो रीजन आप बनाइए। क्यों? आपको मनुष्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार को ऊपर उठाने, अपने परिवार के स्तर को आपको ऊंचा उठाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना लक्ष्य लीजिए, ठीक है अभी मैं बाइक से चल रहा हूँ, ये साल बीतते बीतते मैं कार से चलूं। एक रीजन हुआ ना आपके पास, ऐसा ही रीजन बनाइए कि इस बार मैं सीएम क्लब मेंबर हूँ, इस साल मैं सीएम क्लब मेंबर का कोटा जरूर पूरा करूंगा। ये हमारे लिए एक रीजन हो गया। इस बार मैं 10 लाख रुपया कमीशन कमाऊंगा, और 10 लाख रुपया कमीशन कमाने के बाद मैं MD बनूंगा। एक रीजन तो लीजिए,
अगर निरुद्देश्य से आप भटकते रहेंगे, निरुद्देश्य से आप घूमते रहेंगे, तो आप कहाँ पहुंचे, है ना? कहीं पहुंचेगा कोई आदमी? एकदम अपने जीवन में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, एकदम आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आपको ट्रेन से कहीं जाना होता है, अगर दिल्ली जाना है, आप ऐसे जाके स्टेशन पे नहीं कोई चला जाता है, जो ट्रेन आएगी जहां मन में आएगा वहां बैठ के दिल्ली जाएगी। आप जब स्टेशन जाते हैं तो आप दिल्ली वाली ट्रेन में बैठते हैं। जब आप रिजर्वेशन कराते हैं तो कैसे मिलता है कि 30 वाली ट्रेन में कराएंगे, प्रयागराज से कराएंगे, एसी 3rd में कराएंगे। जब आपका रिजर्वेशन हो गया तो 9 साढ़े 9 बजे जब वो जाती है तो आप उतने बजे पहुंचेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएंगे। कितना रहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी पहुंच गए, कहीं भी बैठे, जाती यहाँ से प्रयागराज चले गए, वहां मिलेगी क्या? जब आप एक छोटी सी यात्रा के लिए इतना स्पेसिफिक हैं, तो अपने जीवन की यात्रा के लिए आप स्पेसिफिक क्यों नहीं हो सकते? आपको अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा, और बिना लक्ष्य अगर भटकते रहेंगे ना तो ऐसे ही जीवन पार हो, फिर जीवन हाथ में आएगा। जो समय आपका बीतता जा रहा है, 5 महीना जो ये बीत गया, ये वापस आने वाला नहीं। आपको लगा था, और आपका जो डिटर्मिनेशन है ना कि हमको हर हाल में ये करना है, यही आपको आगे ले जाएगा। कोई भी बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं किसी चीज का, ठीक है? नॉलेज तो आपको सपोर्ट करेगा निश्चित रूप से, आपका स्किल जो है आपको मदद करेगा, लेकिन जब स्किल हार जाती है कई जगहों पे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वही मदद करता है। जैसे इस आदमी को जानते हैं, इसका नाम है मोहम्मद अली, एक बहुत बड़ा मशहूर मुक्केबाज था। इसने अपना एक बार बताया था कि जब ये अपने प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था, एक बहुत ही स्किल, बहुत ही होनहार, अपने समय का नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन, जब ये अपने प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था तो उसका एक करारा पंच इसके मुंह पे पड़ा और ये गिर गया। और जब गिर गया तो फिर आपने देखा होगा कि रिंग में खड़े होकर गिनते हैं 1 2 10 तक गिनने के पहले उठना रहता है। तो अब बताइए, ये आदमी उठा, और जब उठा फिर उसके बाद इसने फाइट किया तो अपने प्रतिद्वंदी को इसने हराया। तो अभी बताइए, जब ये उठा तो इसके स्किल ने इसको उठाया कि इसके विश्वास ने इसको उठाया? स्किल अगर उठाई होती ये मुक्का खाता ही नहीं, क्योंकि इतना टैलेंटेड है कि वो सामने वाला मारे तो बच जाए। इसका मतलब है कि स्किल वहां पे फेल हो गई थी, इसको उठाया, इसके कॉन्फिडेंस, वही कॉन्फिडेंस आपको लाना है, एकदम बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म आपको लाना है। ये कहीं भी कुछ भी हो जाए, हमको ये पॉलिसी करना है, इस महीने इतना पॉलिसी करना है, इस महीने इस साल हमको 10 लाख रुपया कमाना है, इस महीने हमको 1 लाख रुपया अर्निंग करना ही करना है। ऐसा बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस के साथ आप निकलिए, बिल्कुल देखिए काम होता है कि नहीं होता। तो जो मैंने कहा कि बी स्पेसिफिक इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। सामान्य सी यात्रा हम करते हैं। आप यहाँ आने के लिए जब अपने घर से चले होंगे, कई जगह पूछे रास्ता किधर से जाए, किधर से जाए, कहीं भी जाके किसी भी होटल में घुस जाते थे, यहाँ पहुंचते क्या? आपको यही आना था। आपका मऊ से जो चला वो सीधा जो है लोक सेवा आयोग के पास से इधर से आया, और जो इधर से आया होगा घूमते घूमते जीवन प्रकाश की तरफ से आया। रास्ता एकदम आपको मालूम था कि यहीं पे आना है, और सारे लोग यहीं पे आए, है ना? इतना ही स्पेसिफिक आपको अपने लाइफ में रहना पड़ेगा। जिस भी व्यवसाय में, मैं ये नहीं कहता कि आप इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस की बात तो है ही, मैं आपके सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ। जो कुछ भी आप करते हो, कुछ तो करते होंगे, जो कुछ भी करते हैं, अगर इतना स्पेसिफिक नहीं रहेंगे तो ऐसे जीवन तो पार होगा, लेकिन जो है ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। कुछ अच्छा चले, कुछ बेहतर हो, उसके लिए कुछ आपको बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो चल रहा है। तो इस नाते जो है आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो जो चीज आप कर सकते हैं उसको करने में बुराई नहीं है, तुरंत करिए, क्योंकि समय इंतजार नहीं करता। एक डॉक्टर पील करके हैं, डॉक्टर पील का एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल एक वाक्य है। उन्होंने कहा कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स, मतलब भगवान ने मुझे इतनी गंभीरता दिया है, इतना शांति दिया है कि मैं चीजों को समझ सकूं
क्या? टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। भगवान ने मुझे इतने सामर्थ्य दिया कि मैं चीजों को समझ सकता हूँ कि जिस चीजों को मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ और उसको मैं स्वीकार कर लूं। आई एम करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और जिस चीज को मैं चेंज कर सकता हूं उसको मैं चेंज कर दूं। जैसे कोरोना आया, वो हमारे बस में नहीं था, ठीक है भाई, 2 महीने का लॉकडाउन लगा, घर में बैठ गए, वो हम नहीं कर सकते थे, तो उसको मैं जीवन की सच्चाई मान के कि ठीक है 2 महीना हमारे जीवन से निकल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब लॉकडाउन हटा तो हमारे पास मौका आया ना, उसके बाद हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। जो परिस्थिति आज दिख रही है, कि जो मैंने फिगर आपको दिखाया, इसको आपको बदलना चाहिए ना, क्योंकि ये चीज आप बदल सकते हैं। आई एम विजडम टू नो दैट व्हाट आई कैन नॉट, और इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं ये तो जान सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमको करना चाहिए, है ना। अगर यही जानते होते तो हम कर रहे हैं। हम लोग ज्यादातर जो हो रहा है उसको ऐसे ही होते देते हैं और समय ऐसे हमारा धीरे धीरे पार हो जाता है। कहा गया है कि टाइम इज मनी, तो समय की कीमत को समझना पड़ेगा। ऐसा केवल यही एक इकलौता जो है कोरोना ही चैलेंज नहीं हमारी लाइफ। LIC का जो काम है अपने आप में बहुत चैलेंजिंग, बहुत अच्छा काम है, इससे बेहतर दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन जो काम बेहतर है, बिना पूंजी का व्यवसाय है, बहुत ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं, आप PhD हो, है ना, लेकिन इसके साथ में उतना ही चैलेंजिंग। अगर आप जो चैलेंजेस आते हैं, अगर उसको आप सहन कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं, आलू की तरह पिघलेंगे नहीं, अंडे जैसा मजबूत हो जाएंगे, या काफी की स्थिति में आ जाएंगे, परिस्थिति को ही बदल लेंगे, तो इससे बेहतर दुनिया का कोई व्यवसाय नहीं। लेकिन अगर आप परिस्थिति से घबरा जाएंगे तो इससे खराब भी व्यवसाय कोई नहीं, है ना। जैसे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे आप जाएंगे पार्टी के पास तो कहेगा मुझे तो फालतू चीज है, बकवास, बीमा नहीं कराना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, बीमा नहीं कराना, भाई बकवास चीज है, इसे कोई फायदा नहीं, हटा इसको, हम बीमा करेंगे। आप सुनेंगे आपको क्या होगा, दिक्कत लगेगी, अरे यार बेकार आदमी है, बेकार काम है, इसको नहीं करेंगे, इसका ना सुनना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। और क्या होता है, वो आपको दिखाएगा मेरे पास तो 5 पॉलिसी, 10 पॉलिसी है, रहेगी एक भी नहीं। अगर मान लीजिए है भी तो आप इसको देखेंगे तो कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 15,000, ऐसे पुराने जमाने वाली मुश्किल से 2-3 लाख की पॉलिसी रहेगी, तो सफिशिएंट नहीं रहती। लेकिन क्या बोलता है, बहुत है, पूर्णतः यूज, मेरे पास कोई कोई जरूरत नहीं, बाद में आना, यही बोलता है ना कि बाद में आना, आज नहीं, आज समय नहीं, बाद में आना। तो बाद में जब जाएंगे तो अभी भी नहीं समय है, अगली साल आना, इस साल तो मेरा टारगेट पूरा हो गया है, मैंने टैक्स बचा दिया, अगली साल आना, ऐसे टालता है। और जब ये स्थिति आती तो क्या होता है, बुरा लगता है, रिटर्न कम है ना, पॉलिसी में रिटर्न कम है, भले ही 8% देने वाली यहाँ पे पॉलिसी हो, लेकिन उसको सुन रखा है कि LIC में रिटर्न कम है, तो बोलेगा रिटर्न कम, कहाँ ज्यादा रिटर्न, बैंक में जमा करेगा 5% देता इंटरेस्ट, वो भी है टैक्सेबल अलग से। मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, यार मुझे बीमा की जरूरत नहीं, मेरे पास तो पैसे कम ही है, क्या कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पहले से ही एजेंट। आप जाएंगे तो अरे भाई मेरे फूफा है, उनके लड़का है, वो जो है बीमा करते हैं, उन्हीं से बीमा कराएंगे। अगर ये कराया नहीं है तब भी यही बात वो बहाना बनाएगा, है ना। मेरे भाई है, उनका साला है, वो जो है कहा है बीमा कराने के लिए, बीमा नहीं कराया, लेकिन फिर भी बहाना बनाता है। लेकिन क्या होता है, इससे वो बहाना बनाता है कि एक तरह का हमारे लिए चैलेंज है, और इन चैलेंजेस से हमको घबराना नहीं है, इन चैलेंजेस को हमको फेस करना है। और थोड़ा सा कुछ आजकल एक नया फैशन चल गया, जो थोड़ा सा पैसे वाले होते हैं तो अपना CA रख लेते हैं। CA क्या रख लेते हैं, उनका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो CA सबमिट करता है, उसके माध्यम से तो कुछ भी होगा CA जानेगा, CA देखेगा, एक बहाना उनको बढ़िया मिल जाता है। और आप लोग चूंकि उतना बढ़िया से समझा नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज का अभाव रहता है, कि लौट आते CA से बात करने में भी बड़े बड़े लोगों को डर लगता है ना, न जाने क्या CA है,
है ना, ये क्या पूछ ले, अगले साल आना, इतना लंबा बहाना बता देंगे, अगले साल जाएंगे तो फिर न जाने क्या परिस्थिति है, बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अरे कब मैं आपसे मिल सकता हूँ, अरे नहीं भाई अभी नहीं, मैं आपको फोन करके बुला लूंगा, ऐसे भी बोलते हैं, अरे सर ठीक है अभी नहीं, मैं खुद ही बताता हूँ आपको कि क्या मुझे बीमा कराना है, मैं फोन कर लूंगा आपको, है ना, बहुत महंगा है, नहीं पूछ पाए तो बड़ा महंगा, इतना ज्यादा प्रीमियम लगता है, बहुत ज्यादा, ऑनलाइन खरीदूंगा, आजकल ये भी एक ट्रेंड चला है ऑनलाइन खरीदने का, रहता नहीं है किसी के पास, जान लीजिए, और ऑनलाइन की अपनी डिमेरिट्स है, ब्रांचेज में जाइए तो काम हो नहीं पाता, जबकि जो कितने लोग काम करने के लिए बैठे रहते है ना, ब्रांच मैनेजर से लेके एओ से लेके सारे लोग सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, वहां पे जो स्टाफ होता है वो सपोर्ट करता है, लेकिन जहां कोई नहीं है वहां कौन कराएगा, मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा, एक नया फैशन चला है, टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा, साथ में जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूंगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, मेरे रिश्तेदार एजेंट ये सब प्रॉब्लम सीख ना रहा, ऐसे आपको बताएंगे, इंश्योरेंस में विश्वास नहीं करता, तो सबसे पहले वही पूछते हैं, अगर कोई घटना घट जाती है, अब आप जाइए कभी देखिए, सबसे पहले वही पूछेंगे, अगर कोई घटना घटी पता नहीं इसका कीमत है कि नहीं, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, अरे यार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इसका इंश्योरेंस अभी हो सकता है क्या, फर्जी है ना, बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, हमसे कई लोग सिफारिश लगाया इंश्योरेंस 2 दिन से एक्सपायर हो गया, कैसे करें, तो उनके भैया हमारे पास था, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, ऐसा भी जो है उनसे जो है यमराज से लिखवा के सर्टिफिकेट दिखा है ना, उनके पास यमराज वाला बढ़िया स्टैम्प, वो जो हैजर्ड वाला मोहर रखती है ना, वो वाला सर्टिफिकेट है, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो हमको कैसा लगता है, कभी मैंने आपको बताया, हम जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमको टेंशन हो जाता है, यार कहाँ मैं फंस गया ये काम में, है ना, ऐसा लगता है इससे तो अच्छा कुछ भी किए होते, प्रॉपर्टी डीलिंग करते, ये करते वो करते, दुनिया भर का करते, लेकिन बीमा नहीं करते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, अरे यार अब क्या करें, तो इसमें तो कोई हमारा कैरियर ही डूबा जा रहा है, इसमें बेकार काम कोई नहीं हो सकता, क्रोध में आ जाते हैं, कई बार उससे झगड़ा कर लेते हैं उस आदमी से, बुरा तो लगता ही है, कुछ का अपने पर से ही विश्वास हो जाता है कि 4 जगह से रिजेक्शन मिला, ये क्या होता है, ये जो अभी मैंने बताया, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एक तरह का ये रिजेक्शन है, इसी रिजेक्शन को हमको ओवरकम करना है, इसी रिजेक्शन को हमको पार पाना है, और जितनी सामर्थ्य के साथ, जितनी ताकत के साथ हम इन रिजेक्शंस को इनसे लड़ाई लड़ लेंगे, तो हम जो है निश्चित रूप से सफलता हमको मिलेगी। कुछ को लगता है कि कैरियर ही बेकार है, इससे तो बेकार कोई काम नहीं है, जबकि दुनिया में सबसे अच्छा काम है बिना पूंजी का व्यवसाय। ब्रजेश मिश्रा की इनकम जो है, कहीं आप लोग अपरिचित नहीं है ब्रजेश मिश्रा से, 3 करोड़ रुपया सालाना है, 3 करोड़ रुपया सालाना। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे यहाँ इलाहाबाद के, उनकी नंबर 1 की इनकम 3 करोड़ सालाना शायद ही हो, है ना। तो ये पावर है LIC। कुछ को लगता है कि मैं काम ही छोड़ दूंगा, अरे यार ये बकवास काम है, इससे तो अच्छा मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन LIC का एजेंट नहीं बनूंगा। और मैंने देखा है ऐसे लोग जब आते हैं ब्रांच में, मैं देखता रहता हूँ, जैसे मेरी सीट कार्नर पे, उधर से आएंगे कैशियर के बगल से और सीधा निकल जाएंगे, फिर जाके MD में जाना, उधर से फोन के जाएंगे कि मैं देख लूँ, बुला लूँ, पूछ लूँ क्या है भैया, कहाँ पे हो, है ना। तो ये स्थिति बनती, और उनको लगता है कि देख नहीं रहा है, कि निगाह घूम के आप आए हैं तो दिख ही जाएंगे, उधर कोने कोने से गए, है ना, उन्हें कोई बता देते हैं उधर देखिए वो जा रहे हैं, है ना। कुछ को लगता है कि इससे तो बेहतर चपरासी की नौकरी। आप समझिए, चपरासी की नौकरी में कितना पैसा, 20,000 15,000, इससे ज्यादा मिलेगा क्या। और काम क्या है, सवेरे 10 बजे से लेके 10 तो छोड़ दीजिए, चपरासी को थोड़ा पहले ही आना पड़ता है। जब ब्रांच मैनेजर ब्रांच खुलवाता है, उस पर चपरासी रहता है, वही बोलता है ब्रांच, तब से लेके शाम तक, जब तक ब्रांच बंद नहीं हो जाती। और कई बार जब क्लोजिंग होती है तो तब तक बच्चा, है ना। हमारे अधिकारी भी जो आप बैठे हैं दोनों देख रहे हैं, इन लोगों को भी रात का 10 बजता है और उनको भी बजता है। कई घंटा अगर जोड़िएगा, कितना घंटा हुआ, 8-10 घंटा वो काम करते हैं, तो 20,000। 10 घंटा ईमानदारी से
अपने सीने पे हाथ रख के बोल दीजिए कौन आदमी है जो 5 घंटा 6 घंटा से ज्यादा काम करता है। केवल इसमें घंटा मत गिनिए, केवल 4 आदमी से मिलने का जिम्मा ले लीजिए, कसम खा लीजिए कि मैं कुछ भी हो जाए केवल 4 आदमी से बीमा करने की बात करूंगा, उसके बाद आपका बीमा ना हो, चाहे जो परिस्थिति हो, कुछ भी हो, रिजेक्शंस मिलेंगे, लेकिन उसके बाद ही आपका बीमा जो जिस लेवल पे है उस हिसाब से बीमा आपका होगा। इसकी गारंटी 4 लोगों से आप मिलिए, आपका कम से कम, अच्छा यहाँ पे बैठे हुए लोग जितने लोग हैं जो थोड़ा सा पुराने हो गए हैं, नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों पे एक बीमा का एवरेज आता है? 4 लोगों पे ना 5 लोग, मैं कह रहा हूँ 10 मान लेता हूँ। एक दिन अगर मैं जैसे चपरासी की नौकरी करता हूँ या अधिकारी की नौकरी करता है कोई व्यक्ति, अगर ये मान लो कि उतना दिन आप लोग रोज लोगों से मिले, उतना मिले, तो 4 लोग से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना। एक दिन में 2 आदमी से मिल सकते हैं। अगर 2 लोगों से मिल लेते हैं और 5 लोगों का एवरेज आता है तो 2-3 दिन में एक पॉलिसी होगी कि नहीं होगी? सीधा सा कॉमन सा फैक्टर है। केवल आप ईमानदारी से सोच के देखिए कि आप जो है 4 लोगों से बीमा की बात करते हैं नहीं करते। जिस दिन आप यही काम करना शुरू कर देंगे, आप मान लीजिए कि आज आपको LIC में एजेंट की नौकरी मिल गई है, जिसका कमीशन, जिसकी सैलरी 3 करोड़ सालाना पैकेज है। ये मान के काम करिए, फिर देखिए आपका क्या पोजीशन है, बदलाव दिखेगा, काम भी होगा, पैसा भी आएगा। आज ब्रजेश मिश्रा जो ब्रांच में आते हैं ना, उनको इतना सम्मान मिलता है जितना हम लोगों को नहीं मिलता। जितना हमारे जो साहब बैठे हैं, इनको ब्रांच मैनेजर नहीं सम्मान देंगे जितना ब्रजेश मिश्रा को देंगे, है ना। ब्रांच मैनेजर छोड़िए, जगह उनको सम्मान देते, पर्सनली जानते हैं जोनल मैनेजर। क्यों जानते हैं भैया? 30 मार्क कहाँ है क्या? अतीक अहमद है क्या? वो इसलिए है, काम बोलता है ना, आदमी का काम बोलता है, उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए तो है। जब चपरासी की नौकरी का एक ऐड आया था, आप लोगों को बताओ, दिल्ली सेक्रेटरीट से एक चपरासी की नौकरी का ऐड आया था और उसको कितने लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर वो केवल इंटरव्यू के आधार पे था, उसमें ये था कि अगर 3 बोर्ड बना दिए जाएं, जितने लोगों ने अप्लाई किया था, 3 बोर्ड बना दिए जाएं तो लगातार इंटरव्यू हो, रोज सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक जब तक खुलता है, वो लगातार 3 साल चलेगा इंटरव्यू। 3 साल वो इंटरव्यू चलेगा, तब जो है जाके वो खत्म होगा। आप समझिए कि ये लोग, ये ग्लैमर है चपरासी की। अरे भैया, क्यों चपरासी के पीछे भाग रहे हो? इसलिए भाग रहे हैं ना, क्योंकि यही रिजेक्शंस जो बच्चे हैं, ये वो झेलने की हिम्मत नहीं रखते। और जो इन रिजेक्शंस को झेलने की हिम्मत रख लेगा, वो ना तो पैसे से कभी उसको प्रॉब्लम होगी और न सम्मान से। चपरासी रहेगा तो चपरासी ही जैसा तो सम्मान पाएगा, लेकिन ब्रजेश मिश्रा आज बहुत ज्यादा सम्मान। केवल यही इतना चैलेंज नहीं, प्रोस्पेक्टिंग भी एक तरह का चैलेंज है ना। आपको, आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि भैया रोज 4 लोगों से मिलना है, तो रोज 4 लोगों से मिलना है, वो 4 लोग कहां से लाऊं, है ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही लगेगी। मैं आपको बताऊं, जब मैं DO बना था तो मैं क्या करता था, बाइक लेता था, बाइक पे बैठ गया, मुझे मालूम नहीं रहता था जाऊं कहां, और अपने घर से चलता था ऐसे घूम के सिविल लाइंस एक राउंड लगा के, यही नहीं समझ पाता था कि जाऊं कहां, रुकूं कहां। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं। जब प्रोस्पेक्टिंग आप ऐसे छोड़ दीजिए कुछ दिन, अभी जैसे कोरोना का समय आया, आपने काम बंद कर दिया, अब जब फिर निकलेंगे, खड़ी हुई गाड़ी को ढकेलने में ज्यादा मेहनत लगती है ना, जब फिर आप निकलेंगे फिर वही समस्या, आपको लगेगा कि अब जाए कहां। लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू कर देते हैं, आप मान लीजिए इनको समझाए, इनको समझाए, इनको समझाए, इनसे 2 लोगों का हम नाम मांग सकते हैं ना, तो वो नाम हमारे रजिस्टर में आ जाएंगे। इनसे इन 2 लोगों का नाम मांग सकते हैं, भले ही आप पॉलिसी नहीं कराएंगे, लेकिन 2 लोगों का नाम तो बता सकते हैं, वो 2 लोग हमारे प्रोस्पेक्टिंग में आ गए। इनसे हम मिले, इनको समझाए, 2 लोगों का नाम हम इनसे मांग सकते हैं। ऐसे करके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ती जाती है। कोई भी आदमी होगा, बहुत बड़ा नेता हो, उसकी बात जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा तो 400 लोग ही परिचित होते हैं। यही होता है ना, 400-300 लोगों से परिचय और नाम
याद रहे ये बहुत रेयर लोगों को है। इससे ज्यादा जो हमारे इन्विटेशन जाते हैं इससे ज्यादा कहाँ रहते हैं, 300 400। तो कोई बहुत बड़ा तोप आदमी है तो 1000 2000 कुर्सियां भीड़ जुटती है ना, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर भी हर कोई आदमी के पास 200 250 सामान्य लोगों के पास 300 लोगों का एक कोई भी कार्यक्रम होता है, एक फंक्शन में लोग आते हैं तो उतने लोग तो है परिचित, कम से कम आपको जानते हैं, आपके परिवार को जानते हैं, वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग में हो सकते हैं। उनके आप उनसे मिलिएगा, उनके माध्यम से एक 2 लोग मिलते रहेंगे। ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऐसे बढ़ती है, इसको इसी तरह से बढ़ाना रहता है। लेकिन एक चैलेंज तो है ही, है ना, इसको बनाना। क्योंकि आज तक मैं अभी आप लोगों से अगर पूछूं कि कितने लोग हैं जिनकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनी है, रजिस्टर बना है, तो शायद ही हो। प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हम वो तरीका है ना फॉलो करने का, काम करने का, उसको नहीं करते। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट प्रॉपर्ली बनाते ही नहीं, इस नाते हमेशा प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉपर्ली प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाए तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंटेशन, अब मान लीजिए हम इनके पास गए, अब हम इनको प्रेजेंटेशन कैसे करें, कोई चीज हमको बताना, मान लीजिए अभी मैं यही चीज मुझे खड़े होकर केवल बोलना होता तो मुझे याद करना पड़ता ना ये सब सारी चीजें, लेकिन अभी इससे मुझे सपोर्ट मिल रहा है। कोई चीज मैं इनको क्या दिखाऊं कि बढ़िया अट्रैक्टिव भी लगे और आकर्षित हो, आपको अच्छा लगे, पॉलिसी हो जाए। ये एक तरह का चैलेंज है। हम अपनी प्रेजेंटेशन का मतलब हम अपने आप को आपके सामने कैसा रख पाते हैं, ये तब हो पाएगा जब हमको जॉब नॉलेज होगा, है ना, जब हमको कॉन्फिडेंस होगा। रोज मिल रहे आपको मैं बताऊं, एक जो ये शोले फिल्म बनाए थे रमेश सिप्पी, है ना, कोई एजेंट उनके पास गया था पॉलिसी करने, तो उसने देखा कि प्रीवियस पॉलिसीज कितनी है, तो उनकी जानते हैं कितनी की, 50,000। 50,000 उसको ताजुब हुआ, अरे यार 50,000 रुपए की आपने पॉलिसी किया। कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास आज तो कोई एजेंट आया नहीं, क्यों नहीं गया, एजेंट करते हैं यार इतने बड़े आदमी के पास जाए, यही कारण था उनके पास गए नहीं। आप देखिए मिलिट्री एरिया में सामान्य एजेंट हिम्मत नहीं करते जाने का, तो बिगड़ते हैं उसमें घुसने से। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा तभी होगा जब आपको बढ़िया से नॉलेज होगा। जो भी पॉलिसी है 2 4 6 पॉलिसी ही तो है कायदे की, जिनको आप कायदे से अच्छा से जानिए। और प्रोफेशनलिज्म की कमी है हमारे अंदर, है ना। हम कई बार क्या आप अपने को ही एसेस करिए, क्या प्रॉपर जो एक तरीका होता है, हम जो है प्रोफेशनल LIC जैसी संस्था को, दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक संस्था को, ये सारे जो हिंदुस्तान के जितने बैंक आप समझते हैं बड़े बड़े नाम, सबके शेयर LIC के पास है ना। ऐसी बड़ी कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। मोजा बेचने वाला आदमी आता है, वो कैसा आता है, टाई लगा के आता है, बढ़िया कपड़ा पहन के आता है ना, जूता मोजा बढ़िया। हम क्या करते हैं, पॉलीथीन लिए झुलाते चलिए फटर फटर, क्या करते हैं, यही कहते हैं ना। अभी तो बेटी देखने वाला जमाना चला गया, खैर बड़ा अच्छा हुआ, मोबाइल अब और आसान हो गया। मोबाइल जेब में रखे और फार को ऐसे 4 चौपटा मारे, इस जेब में घुसेड़ लिए, हो गए एजेंट। अब चले गए, तो अगर मान लीजिए हम किसी धन के आदमी के पास जाएंगे तो निकालेंगे आप जेब में से फार 4 चौपटा वाला, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये होता है प्रोफेशनल। अगर हमको प्रॉपर, आप ब्रजेश मिश्रा को देखें, कभी स्लीपर में देखें क्या, अगर कभी आप स्लीपर में देख लीजिएगा, कभी स्लीपर में देख, तो आप आइएगा मेरे पास, मैं आपको 1000 रुपए इनाम बताइएगा, दिखा, हाँ फोटो खींच के दिखा दीजिएगा कि ब्रांच में ब्रजेश मिश्रा आया हो, स्लीपर में आ गया, कायदे से प्रॉपर ड्रेसअप ना हो। अतुल जी को दिखा दीजिएगा, अतुल जी जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो दिखा दीजिएगा कि वो जो लेदर वाली चप्पल पहन के कभी आ गए होता है। और कभी ये शर्ट, ये चीज मेरे अंदर भी कमी है, मैं भी ऐसे रहता हूँ, ये शर्ट उनकी जो है इन ना बाहर रहे, ऐसा कभी आप लाइफ टाइम आप दिखा दीजिएगा, तो मैं जो है आपको 1000 रुपए ना, है ना। भारत के प्रधानमंत्री को मैंने देखा है स्लीपर, ये वो बात अलग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखिएगा तो हवाई चप्पल में, उनका बिजनेस अलग है ना। हम प्रोफेशनल है, हमारा काम है आपको, जब आप उनको नहीं भी पहनेंगे तो उनको तो क्या हो, तो गांधी की तरह नंगे घूमेंगे तो और उनका नाम होगा, उनका वही प्रोफेशनलिज्म है। हमारा प्रोफेशनलिज्म ये है कि हम बाकायदा ड्रेसअप होते जाए, ये हमारे बिजनेस की डिमांड है।
है ना, हम लोग कितने लोग करते जाते हैं। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमको नॉलेज है ना, नॉलेज होगा तब हमारे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। पता लगा हमको कई बार ऐसा होता है, कभी आपको ऐसा मौका लगा है कि आपको प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले का भेंट हो जाए, लगा? अगर कभी लग गया, हमको अपने पॉलिसीज के बारे में नॉलेज नहीं, हमको अपने के बारे में नॉलेज हो, उसकी पॉलिसीज के बारे में नॉलेज हो। 24 कंपनियां हैं, 4, 6, 10 तो ऐसी हैं जो कि कायदे की, जिनसे अक्सर आपका मुठभेड़ होगी, तो उनकी पॉलिसीज के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तभी तो कंप्लीट कर पाएंगे, सामने वाले को समझा पाएंगे कि हमारी ये वाली पॉलिसी जो है ज्यादा अच्छी है। जैसे आपका ये है जीवन उमंग पॉलिसी है, ऐसे और भी पॉलिसी है ना, लेकिन आपकी ज्यादा अच्छी कैसे है? तो आपको पहले तो अपने बारे में मालूम, हमारे में है कि हमको तो यही नहीं मालूम कि हमारी पॉलिसी में क्या है, दूसरे का तो छोड़िए, कम से कम अपने ही बता दीजिएगा। तो जो वाला जो जिसको समझा के वो गया है वही कंपेयर कर लेगा कि चलो ठीक है, इसके बारे में ये था, इसके बारे में नहीं। अपना तो जान ले, हमको अपने नहीं मालूम। ऑब्जेक्शन, अब देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक प्रकार का चैलेंज है, और हम अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बना लें कि ऑब्जेक्शन आए ही ना, एक तरह का चैलेंज है कि इतना हम क्या क्या चीज सीख लें, है ना। और रिजेक्शन को हैंडल करना भी एक तरह का चैलेंज है, बहुत बार वो फ्लैट मना करता है, तो उसको कैसे रिजेक्शन को आप हैंडल करेंगे? मान लीजिए मैं आपको बताऊं, बड़ा जब मैं भर्ती हुआ था खूब उत्साह में रहता था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, किसी से बिड़ा दीजिए मुझे। मैंने सोचा कि मैं जब एजेंट ही बना रहा हूँ तो क्यों ना श्यामाचरण गुप्ता को बना दूं। पहुंच गया अपना बाइक लेके, उसकी छिपा के उधर दूर खड़ी पहुंच गया, तो उनके जो लड़के हैं राजीव, कहीं जगह जुगाड़ लगा के पहुंचा था, एकदम नया नया था, ज्यादा नॉलेज भी नहीं था कैसे समझाना है, तो वही पहुंचा, वही उन्होंने बताया, समय दिया मुझे, प्रॉपर समय दिया, लेकिन वही बताया कि हमारे मामा एजेंट है, तब मैं सोचे बड़े चक्कर में पड़ा, लौट आया वहां से, है ना। लेकिन आप समझिए बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन की अपने लड़के के नाम से उनकी एजेंसी, अभिषेक बच्चन के नाम से, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम से एजेंसी है, लालू यादव की बेटी के नाम से एजेंसी है ना। तो ऐसी चीज जो पहुंचा होगा उसको तो मानना पड़ेगा ना, उसने हिम्मत किया। यही हिम्मत करने की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। अगर कोई ढंग का आदमी, मान लीजिए अगर आपको सीतारमण के पास जाना है तो आपको वित्त का नॉलेज होना चाहिए ना, तब तो आप जाके उनको कन्विंस कर पाएंगे। जिस लेवल के आदमी के पास आप जा रहे हैं उसके लेवल, अब आप दूसरे वाले को पॉलिसी समझा रहे हैं तो कुछ समझा दीजिए, क्या करना है, उसको पैसा होगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा, जरूरत होगी तो लेगा। रोज काम करना भी एक प्रकार का चैलेंज है, और सही देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज। रोज हम काम पे रेगुलर नहीं निकलते, अभी यहाँ पे मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद कुछ देर तक इसका असर रहेगा, आपको लगेगा कि क्या डालेंगे, ये क्या डालेंगे, लेकिन जैसे निकलेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपका जो हवा भरी है आज वो निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे ये हवा निकल जाएगी, और ये रेगुलर अगर अपने से आप हवा भरते रहेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रोज तो हवा भरने के लिए मैं रहूंगा नहीं, है ना, और इतना समय भी नहीं है, महीना में ज्यादा ज्यादा एक मीटिंग करते, यही बड़ी बात है। अगर आपकी हवा आज ही निकल गई, 2 दिन में निकल गई, तो आप कम से कम सेल्फ मोटिवेशन के लेवल पे आ जाए कि नहीं। और जो मैंने पहले कहा कि आपको लगे कि आपका एक जीवन का लक्ष्य है, ये मंजिल है, स्पेसिफिक रीजन है काम करने का, और वो रीजन क्या है, पैसा कमाना का हमारा ये रीजन है काम करने का। तो ये लक्ष्य अगर आप रख लेंगे तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आपका मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा। आप लोग सहमत है ना कि अगर आपका एक लक्ष्य होगा जो आपको मोटिवेट करता रहे, जो एक रीजन होगा, तो उससे बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो क्षणिक होता है, जब तक आप अपने अंदर से नहीं मोटिवेट होंगे तब तक किसी मोटिवेशन कोई काम नहीं करेगा। कस्टमर को कन्विंस करना भी एक प्रकार का चैलेंज है। कन्विंस करना मतलब उसको बीमा की जरूरत है, एक्चुअल में जरूरत है, यही वाली पॉलिसी सबसे बढ़िया है। ये कन्विंस करना एक तरह का
आज मैं चैलेंजेस पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि चैलेंज एक ऐसा कोरोना में आया और जिसने आपके काम को प्रभावित किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो है आज वो सारे भ्रम निकल जाएं। जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो जाए कि उन चैलेंजेस को हम फेस करें। और आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक प्रेजेंटेशन ऐसा दिखाऊंगा जिसमें आपको कोई आदमी मना न कर सके बीमा देने से। और अगर ऐसा हो जाए कि 1 करोड़ का 10 लाख का बीमा दे तो कैसा लगे? बुला के दे कि नहीं यार राम लक्ष्मण 1 करोड़ का बीमा कर दीजिए, कैसा लगेगा? बताइए, मजा आएगा? चलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने से बोले, अभी पहले से बोल के मैं बता रहा हूं कि आप अपने से बोलेंगे कि नहीं हमको 1 करोड़ की बीमा की जरूरत। कोशिश करता हूँ, है ना। प्रीमियम कलेक्शन भी एक तरह का चैलेंज है। ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं कट रहा है, पीसीएस है, प्रॉब्लम है, वहां नहीं जमा हो रहा है, 1000 कस्टमर हो गए, सब क्वार्टरली है। मुझे याद है बिहारी जी जब एजेंसी दिए थे, साइकिल से आप शुरू किए थे, साइकिल से, और पहले ही साल में 75 पॉलिसी, मुझे याद है भी वो फिगर, क्योंकि हमारे जो शुरुआती दिनों के आप साथी है ना, तो 75 पॉलिसी पहले ही साल के बाद से 75 लोगों की सर्विसिंग आ गई और 75 चौके कर दीजिए उसको 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली मोड है ना, तो 4 गुना जो है वो आपको मेहनत करनी है। सोचिए धीरे धीरे फिर आपने डेवलप किया, बाइक लिया, स्कूटी लिया, फिर उससे काम होने लगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपकी कोई पॉलिसी लैप्स ना होने पाए, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपकी सारी मेहनत, है ना, मानते हैं ना, यही चैलेंज है। बड़ी पॉलिसी करना भी एक चैलेंज है। बड़ी पॉलिसी कैसे करें, सर्विस देना एक प्रकार का चैलेंज है। कस्टमर खुद पॉलिसी के लिए कहे कि हमको पॉलिसी चाहिए। अभी जो है, अभी कोरोना के समय में लोगों ने कहा कि हमको पॉलिसी पे चाहिए 1 करोड़ की पॉलिसी, ऐसा लोगों ने कहा कोरोना के डर के नाते कहा। तो कुछ न कुछ तो एक रीजन होना चाहिए ना, तभी पॉलिसी करेगा। 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी कैसे करें, ये भी अपने आप में चैलेंज है। और हर कस्टमर को 1 करोड़ की पॉलिसी हम बेच ले जाएं, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। और हर कस्टमर जिससे भी आप मिले वो खुद कहेगी 1 करोड़ की पॉलिसी हमको कर दीजिए, ये और भी बड़ा चैलेंज है। हर कस्टमर जिससे भी आप मिले वो 1 करोड़ की पॉलिसी खरीद ले, कहे ना, खरीदने में और कहने में बहुत अंतर होता है ना। ऑलमोस्ट समझिए कि 70% रिजेक्शन ही रहता है। उसने तैयार भी हो गया कि हम करेंगे, लेकिन हकीकत में वो आपको चेक काट के जब तक देता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है कि नहीं होता। अब मैं जो आपसे मैंने चर्चा किया, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि कैसे जो है हर एक आदमी को 1 करोड़ की पॉलिसी करें, या कम से कम अपना जो शहर है, मध्यम वर्गीय परिवार है ज्यादातर लोगों का, तो कम से कम न्यूनतम जो हम पॉलिसी करें वो 10 लाख रुपए से कम की है। तो क्या करें, है ना। हम जो पॉलिसीज करते हैं एक्चुअल में हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। सेलिंग 4 तरह से होती है, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? 4 लेवल्स ऑफ सेलिंग। आस्किंग हम जो करते हैं, हमारे लगभग 60% पेशेंट वो आस्किंग का मतलब मांगते हैं। 12 पॉलिसी साल भर सोए रहे। जब 1 महीना में 12 पॉलिसी चाहिए, 11 महीने में हमने एक भी नहीं किया है और हमको आता जाता एक अक्षर नहीं है, कोई पॉलिसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम इनके पास जाएंगे, भैया बीमा हमारे जैसी गया वाली, यही कहते ना, एक पॉलिसी करा ले। अरे ऐसे बताइए, आपके पास कोई फोन करती है, महिला करती है ना, तो बैंक वगैरह से क्रेडिट कार्ड ले, क्यों लेंगे भाई? नहीं लेंगे क्रेडिट कार्ड, हमको जरूरत ही नहीं है। बैंक आदमी मना करता है, लाख पैर पकड़िए बीमा करा लीजिए, नहीं कराएगा। ज्यादातर एजेंट्स जो हमारे हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि नहीं। हम बीमा मांगते हैं, ज्यादातर लोग, सही बात नहीं कर रहा, हम बीमा उनसे मांगते हैं, उनसे बेगिंग, अगर दूसरे शब्दों में कहें, थोड़ा सा हार्ड शब्द में कहें, उसको थोड़ा सा टफ कहें, बुरा मत लगेगा, लेकिन हम एक तरह से उनसे बेगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं कि नहीं मांगते। अगर हम ये करें, भाई साहब मेरी एजेंसी जा रही है, थोड़ा मदद की जरूरत है, आप एक पॉलिसी देके मेरी मदद कीजिए, तो क्या है ये? भीख मांगना है कि नहीं? ये भीख मांगना है, आप सहमत है ना मेरी बात से? इसी चीज से हमको बचना है। अगर भीख मांगने से बीमा मिलता तो दुनिया में जितने भिखारी, सबसे पहले तो एजेंट ही होते ना, क्या जरूरत है बैठ के जो है
ये सब करने का भीख ही मांग लेते थे, लेकिन बीमा जब भैया पैर वैर दबाए एक बीमा लेके आया, ऐसे बीमा नहीं मिलता। बीमा वो तब लेगा जब उसको जरूरत होगी, और या फिर आप वो जरूरत क्रिएट कर दें, उसको लगे कि नहीं वास्तव में मुझको ये बीमे की जरूरत है। जो आपने बताया प्रकाश ने बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, अगर मैं बीमा नहीं लूंगा तो नुकसान है। तो वो स्थिति जो होती है तब वो लेगा पॉलिसी, नहीं तो क्या है मांगने से नहीं, है ना। मांगने से अब आप देखिए जो हम मांगते हैं पॉलिसी ऐसे मिलती है, ऐसे नहीं 12 पॉलिसी वाले हैं ना सर्वाइव करते हैं, 12 पॉलिसी मांग के लाते हैं, किसी रिक्वेस्ट करके लाते हैं, है ना। लेकिन उसमें जो सक्सेस रेशियो होता है वो 2 पर, मतलब आप ये समझिए कि 100 लोगों से हम 50 लोगों से बात करेंगे तो 2, 3, 4 पॉलिसी निकलती मुश्किल से, है ना। तो क्या करते हैं हम हमेशा यही जोड़ते रहते हैं कि 6 पॉलिसी किसी तरह से हो जाए और 50,000 प्रीमियम हो जाए तो बस इस साल का काम खत्म हो जाएगा, अगली साल तक देखेंगे। हमारे सामने यही प्रॉब्लम आती है, हम हमेशा जो है आस्किंग करते हैं, बेगिंग करते हैं, मांगते हैं। एक मांगने से मैं बताऊं बहुत बार पॉलिसी मिल जाती, कोई दो राय नहीं, मिल जाती है पॉलिसी। 4 जगह मांगेंगे, 10 जगह मांगेंगे, कोई उसको भी समझते, ज्यादातर एजेंट क्योंकि ऐसे ही मिलते हैं मांगने वाले, भैया बीमा करा लो, उसको भी लगता है चलो बीमा करा ले, कुछ तो बताता ही है ना, तो मिल जाती है। लेकिन जो है पैसा भले कमा लेंगे लेकिन वो चीज नहीं हासिल कर पाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते। एक आजाद नाम का बंबई में एक भिखारी था, पैसा कमाने वाले बहुत होते हैं, पैसा किसी भी तरीके से कमा, भीख मांगने वाला कमा लेता है पैसा, भीख मांगने वाला। आजाद नाम का जो भिखारी है बंबई में, अभी वो मर गया, ट्रेन एक्सीडेंट से इसकी मौत। अब पुलिस लावारिस था, कोई आगे पीछे नहीं था, एक झोपड़पट्टी में रहता था, और इसकी जब मौत हो गई तो पुलिस इसके घर पे गई खोजबीन करने, कौन है आदमी लावारिस से पड़ा है। पता चला कि आजाद नाम का भिखारी यहाँ रहता है। जब इसके घर में तलाशी ली गई तो जानते हैं कितना पैसा मिला इसको, ये देखिए कितना, Mumbai Vega turns out to be a millionaire. More than rupees 10 lakhs found from her after his death. 10 लाख रुपया अपने घर में रखे था और कितना 1,77,000 का कॉइन रखे हुए था, जिसको गिनने में पुलिस ने कितना लगाया, अराउंड 8 आवर्स, यानी ऑलमोस्ट पूरा दिन लगाया उसने। तो इतना पैसा इसने भीख मांग के कमाया। तो क्या ये तरीका भीख मांगना अच्छा है? पैसा तो कमा लिया, हो सकता है आपको 10-12 पॉलिसी मिल जाए, लेकिन भीख मांग के जो है पैसा कमा लेना, भीख मांगना तो गलत है ना, ये भी ठीक नहीं। क्यों मारे आप सहमत है नहीं? मेरी बात सहमत है ना? ये तरीका ठीक नहीं है। और भी भिखारी है, इसका नाम है भरत जैन, हिंदुस्तान का सबसे अमीर भिखारी है। इसके पास जानते देखिए भारत जैन mostly works in the Parel region in Mumbai. Apart from owning 2 apartment values at 70 lakhs each, 70 लाख रुपए का इसके पास 2 फ्लैट है बम्बई में। 70 लाख रुपए कैसे किया है? ये भीख मांग के इसने इकट्ठा किया है, और 75,000 रुपया हर महीना इसकी कमाई है इस भिखारी। तो आप बताइए, पैसे से तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। 75,000 यहाँ बैठे हुए 2-4-10 लोगों को छोड़ दीजिए, कितने लोगों की महीना की कमाई है ना? लेकिन इसके बावजूद आप बताइए, क्या ये तरीका सही है भीख मांग के पैसा कमा लेना? तो इसका मतलब है कि भीख मांग के अगर हमने पैसा कमा भी लिया, वो ना तो हम सम्मान पाएंगे, ना प्रतिष्ठा पाएंगे, ना उसका कोई वैल्यू है। तो इस नाते ये सबसे पहले हम अपने इस तरीके को बंद करते हैं, आस्किंग नहीं करते, ठीक है ना? फिर क्या करते? उसके बाद जो है हमारे जो बाकी जो बचे 95% तक आप तो टेलिंग का मतलब है थोड़ा सा हम उसमें अब प्रोफेशनल टच ले आते हैं। कुछ पॉलिसीज के जो है मेरिट्स चर्चा करते हैं, जैसे जीवन उमंग है 8% रिटर्न मिलेगा, गारंटी मिलेगा, 100 साल तक मिलेगा, ना रहने के बाद परिवार को ये मिलेगा। आप बताइए, लगभग सारे लोग यही करते हैं नहीं करते? लगभग सारे लोग, 2-4 लोगों को लगभग सारे लोग टेलिंग ही करते हैं। हम उसको फीचर बता देते हैं, केवल फीचर बता, ये जीवन उमंग पॉलिसी पैसा आपके लिए बहुत बढ़िया है,
तो बढ़िया है, आपको जन्म भर इसमें पैसा मिलता रहेगा और इसमें 8% गारंटी है, बोनस इसका शानदार है, सब कुछ है, ना रहने के बाद नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा, यही सब बता के पॉलिसी क्लोज कर। तो इसमें भी जो है उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसमें क्या है, रेशियो 5 से 10%, 15%, 20%। जो 5 लोगों में से एक का एवरेज आता है वो इसीलिए है ना। आप कहते हैं ना कि 10 लोगों में से 10 लोगों से मिलिए एक पॉलिसी हो जाती है, 5 लोगों से मिलिए एक पॉलिसी हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसी ग्रुप में आते हैं, टेलिंग वाले ग्रुप में आते हैं ऐसे लोग जो पॉलिसी समझाते हैं, तो एक पॉलिसी हो जाती है। और एक और अच्छा ग्रुप है, उसको बोलते हैं एक्चुअल में सेलिंग। तो सेलिंग में थोड़ा सा आदमी प्रोफेशनल होता है। जैसे अब सेलिंग में क्या समझाएंगे हम, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे कम एजेंट, बहुत रेयर एजेंट्स हैं। अपनी ब्रांच में देखिएगा तो 2-4% ऐसे एजेंट होंगे जो कस्टमर की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से उसको पॉलिसी समझाते हैं, पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ये लोग का जो सक्सेस रेशियो है, और बाकी सारी चीजों को, प्लान की फीचर भी बताएंगे, उसको बीमा की जरूरत बताएंगे, तो वो होता है लगभग 10 से 50% तक ऐसे सक्सेस रेशियो इसका ज्यादा रहता है। लेकिन जो आपको जिस लेवल पे जाना है, बीमा क्यों जरूरी है, अगर वो देखिएगा तो वो है एजुकेटिंग, यानी कस्टमर को एजुकेट करने की जरूरत है। जब आप उसको एजुकेट कर देंगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो 50% से लेके 300% तक बढ़ेगा। 300% कैसे? अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं तो आपने आपको पॉलिसी समझाई तो आप रिकमेंड करेंगे 4 लोगों को कि बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत बढ़िया एजेंट है, बहुत अच्छी सर्विसिंग है आपकी, आप इनसे बीमा करेंगे। तो आप एक जगह प्रयास करेंगे, लेकिन आपको जो सक्सेस मिलेगी वो 300% तक मिलेगी। तो आज एजुकेट करने की जरूरत है। आप कैसे एजुकेट करेंगे अभी चर्चा करेंगे। तो लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन, आपको बताऊं, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये उसकी लाइफ स्टाइल है ना, और हर एक आदमी अपने लाइफ स्टाइल को ऊंचा उठाने का कोशिश कर रहा है। और हकीकत में देखा जाए तो लाइफ स्टाइल अपने आप ऊंची उठती है। अगर आप थोड़ा हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे अपने आप ऊंची उठती है। जैसे मैं अपने उदाहरण बताऊं, जब मैंने LIC ज्वाइन किया था तो उस समय 2200 कितनी सैलरी थी, 2223 रुपया लोग पाए थे। 2600 रुपया आप मेरे ही बैच के हैं, हम लोग साथ ज्वाइन किए थे, तो 2600 रुपया हम लोगों की पहली सैलरी थी। 2600 रुपया। अपने पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, क्योंकि साइकिल खरीद सकता था, ऐसा नहीं था कि साइकिल की हैसियत नहीं थी, साइकिल खरीद सकता था, लेकिन कम दूरी जाना था तो कुछ दूर पैदल चलता था। बाइक नहीं खरीद सकता था, हैसियत नहीं थी, इसलिए बाइक नहीं थी, है ना। समझिए बात। समय बीतता गया, अभी भी मैं वहीं पे हूँ जहां से मैंने शुरू किया, वो 30 मार्च खाली हो गया हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, है ना। लेकिन लाइफ स्टाइल में बदलाव हुआ कि नहीं? आज मैं कार से चलता हूँ, बड़ी वाली, है ना, चलता हूँ ना, सर LIC ने दिया है, सैलरी बढ़ के 1.5 लाख हो गई। तो ये कैसे है? ये धीरे धीरे जब आदमी कुछ करता रहता है तो उसकी लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे बदलाव होता है, और ये बदलाव कंटिन्यूअस बना रहे, हमारी लाइफ स्टाइल एक जैसी। यही चीज अगर हम कस्टमर को समझा देंगे कि तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार को किस लाइफ स्टाइल में रखना है, ये तुमको आज निर्णय करना है, जब ये समझाने में हम सफल हो गए तो वो बीमा लेने से मना नहीं कर सकते। लाइफ स्टाइल क्या होती है? हाउ मच यू स्पेंड, यानी कितना आप खर्चा करते हैं, आपका रहन सहन उसी से तो आता जाएगा। आप क्या खाते हैं, कैसे आपके घर में कोई आया है तो आपने उसको किस सोफे पे बैठाया है, प्लास्टिक वाली कुर्सी पे बैठाया है, बढ़िया से सोफा पे बैठाया है ना। जितना हम खर्चा करते, कैसे आप चलते हैं, आप साइकिल से चलते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल साइकिल वाली है, आप कार से चलते हैं तो आपको उस श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये आपकी
लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि हाउ मच यू स्पेंड, कितना आप खर्चा कर सकते हैं, है ना। और आप उतना ही खर्चा कर सकते हैं, खर्चा करने की हैसियत आपकी होगी जो आपकी इनकम होगी। अगर आप 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं तो आपकी इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा होगी तभी तो खर्च करेंगे, नहीं तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक समय के बाद कितने दिन तक आप खर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट होगा। आप रेगुलर तभी खर्चा कर पाएंगे अपने स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे जब आपकी इनकम उतनी होगी। ठीक है, ये देखिए ये होना, ये कौन सा पेन है, ये सेलो का, कितने का आती है, 10 पेन जो है 85 रुपए का, 8.5 रुपया पड़ा। इसको भी लोग यूज करते हैं, लिखते हैं, है ना। 10 चलती उतनी है। अब ये देखिए 3-4 तरह की पेन है, ये कौन सी है, दिख नहीं रही है, पार्कर की जॉटर है, 250 रुपए की। माने जी अगर जॉटर वाली से लिखेंगे तो मेरी जो राइटिंग है ज्यादा अच्छी बनेगी क्या, ज्यादा अच्छी बनेगी। जैसे चिटैया खान ज्यादा तक सीखो, थोड़ा सा हो सकता है साफ सुथरा लिखे, लेकिन रहेगा चिटैया खान, है ना। जैसा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। अपनी राइटिंग आप चाहे वो पेंसिल से लिखना, चाहे सेठा वाली काम से लिखेंगे, नहीं वो वाले से, तो राइटिंग अगर जैसी भगवान ने आपको बनाई है वैसे ही लिखेंगे। चाहे 250 लिखी, चाहे देखिए कितने की है, 3890 रुपए की है। और ये जो है ये पेन है, ये कौन सी है, काम्ब्रे स्टीवर्ट वेस्ट मिनिस्टर, और ये कितने की है मालूम है, ये है $1800 की है। चलिए कितना हुआ इसकी वैल्यू, 1,26,000 रुपए की कलम है। लिखने का काम एक जैसा, काका काका लिखेंगे तो एक साथ दूसरे तरह से नहीं बनाएगी, वैसे ही का इधर गोला बनाएगी, इधर स्मॉल लटकाएगी, है ना, ऐसे ही लटकाएगी ना कि अलग बनाएगी, इससे चमकता है ना, वही रहेगा। चाहे इससे की, और ये पेन है भैया, ये कौन सी है, हेवन गोल्ड पेन, ये कितने की है, $9,95,510 की है ना। यही लिखना है 6,95,65,000 रुपए की है ना। ये क्या है, ये लिखने के लिए नहीं है भैया, लिखने के लिए पेन है क्या। हम लोग पा रहे हैं लिखने थोड़ी पाती, हार्ट अटैक है ना। 6 करोड़ की पेन लिखो, एक अक्षर ना पाएंगे, काम ही नहीं बनेगा, लाइन भी ना ताकि हम खींच पाएंगे कि हार्ट अटैक भी निकल लीजिए, है ना। तो ये पेंसिल लिख भी ना पाएंगे हम लोग। तो ये क्या है, ये लोग लिखते तभी तो बने, रखते लिखते भले ना हो, लेकिन अपने कोट की जेब में इनको सजाते हैं। तो ये क्या है, ये केवल लाइफ स्टाइल है, जैसा हम हैं वैसा हम काम वही करेंगे। ये जो 8 रुपए वाली है, 8.5 रुपए वाली उतनी तेज लिखेगी जितनी ये लिखेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये साइकिल भी लोगों की जीवन शैली है ना। इसके बाद थोड़ा सा बेहतर होता है तो बाइक हो जाती, नहीं तो फिर थोड़ा और हमारी पोजीशन ठीक हुई तो हम मार्केट अंडे लालचो ले ली, और थोड़ा सा बेहतर हुए तो जो है एक ये कौन सी कार है, होंडा सिटी के लिए, है ना, ये स्टाइल के थोड़ा सा सेडान काम दे दिया हमने। और जो थोड़ा सा बेहतर हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर्सिडीज से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो अपना चार्टर्ड प्लेन मेंटेन करते हैं। ये क्या है, ये लाइफ स्टाइल है ना। ये लाइफ स्टाइल जो है, देखिए 6 लाइफ स्टाइल है अपने समाज में। 6 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो जो है जिनका जो है कि चैरिटी वाली लाइफ होती है। चैरिटी का मतलब है जो दान पे चलती है ना, जो भिखारियों वाली लाइफ है, जो मांग पे चलाते हैं, वो चैरिटी वाली लाइफ है। उसके नीचे जो है पॉवर्टी वाली लाइफ होती है, गरीब होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए मजदूर है या जो है रिक्शा खींचने वाले हैं। ये जो है अपने लोगों का ज्यादातर ये बेयर एग्जिस्टेंस वाली लाइफ है ना, जो सामान्य अस्तित्व वाले लोग हैं उसको बेयर एग्जिस्टेंस वाली लाइफ बोलते हैं। इसके बाद नेसेसिटी लाइफ होती है, जिनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो नेसेसिटी वाली लाइफ।
उसके बाद जो काफी अमीर होते हैं, अभी आगे इसको और डिफाइन करूंगा, तो उनकी कंफर्ट जोन में होते हैं, वो कंफर्ट लाइफ होती है। और सबसे बेहतरीन जो लाइफ स्टाइल है वो लग्जरी वाली लाइफ है। मैंने पहले ही बताया लाइफ स्टाइल जो होती है कितना आप खर्च करते हैं इस पे निर्भर है, और आप खर्च उतना कर पाएंगे तो जितनी आपकी अर्निंग होगी। लक्ष्मी मित्तल का नाम सुना है? बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। अपनी बेटी की शादी में उन्होंने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया था। 1000 करोड़, है ना? लिख लेंगे क्या? गिनती अगर लिखना हो ऐसे कह सुनना लगेगा, जोड़ना अपने लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। 1000 करोड़ उतना पैसा इन लोगों ने लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी के शादी में खर्च किया था। उनके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है। अगर आज उनकी मौत हो जाए, आज मौत हो जाए, उनकी कई पीढ़ियां खा सकती हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, वो शेयर कोई कंपनी खरीद लेते। इस लेवल के लोग होते हैं वो, है ना? तो इनका जो लाइफ स्टाइल होती है लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है। मुकेश अंबानी ने जो घर बनवाया है 6000 करोड़, 6000 करोड़ का, है ना? हम लोग एकदम बड़ी मुश्किल से जो है से रोज ये 25-50 लाख का घर बन पाता है, बड़ी मुश्किल से, वो भी जन्म भर कर्जा भरते हैं, है ना? लेकिन मुकेश अंबानी ने जो घर बनवाया वो कितने का बनवाया? 6000 करोड़ रुपया जब वो बनवाया था तब प्राप्त की, आज उसकी प्राप्त हो गई है 14000 करोड़। ये वो लोग हैं जो इस लाइफ को जीते हैं, जैसे लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी खानदान है। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो इनका खर्चा है उसके अनुपात में जो इनकी कमाई है, अगर 50,000 रुपया इनका खर्चा है तो कमाई कितनी है? 5 करोड़ रुपया। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वो आदमी जा रहा हो, उसकी जेब से 1 लाख रुपया नीचे गिर जाए तो उसको झुक के उठाने में जितना समय लगेगा उतनी देर में उससे ज्यादा पैसा वो कमा लेगा। वो नहीं उठाएगा उस 1 लाख को, इतना समय उसका कीमती है। प्रति सेकेंड वो जितना पैसा कमा लेता है वो उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है जो उसकी जेब से गिर गया। ये है लाइफ स्टाइल। रतन टाटा हो गए, कुमार बिरला हो गए, गौतम अडानी हो गए, और एक और है अजीत प्रेम जी हो गए, शाहरुख खान हो गए, बिल गेट्स हो गए। तो ये इस लेवल के लोग हैं, है ना? और कंफर्ट लाइफ स्टाइल में 50,000 का अगर खर्चा है तो 50 लाख रुपए जिसकी इनकम हो वो आदमी आता है ना? जैसे कौन है? सचिन तेंदुलकर, कोहली। ये मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि लगभग क्या होती है लाइफ स्टाइल। कंफर्ट में ये सवारी कपूर हो गए, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, इन लोगों का है। नेसेसिटी वाली लाइफ में जो कंफर्ट लाइफ में ये है कि अगर आदमी की डेथ हो गई तो उसकी किसी पीढ़ी को आगे जो है कमाने की जरूरत नहीं है, कई पीढ़ियों तक उसका चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी स्टाइल में परिवर्तन नहीं होगा। और कंफर्ट वाले का ये है कि उसको जो है अपने जीवन काल में उसकी जितनी पीढ़ी है उसको कमाने, अपने लाइफ में जो उसकी डेथ हो गई जो अभी सर्वाइव कर रही जितनी पीढ़ी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका खर्चा चलेगा। नेसेसिटी वाली में है कि उसको कमाना पड़ेगा उसके, हाँ, मतलब जैसे कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे पीवी सिंधु है, राजदीप सरदेसाई है, डीवीएस लक्ष्मण है। अगर 50,000 इनकम है, 50,000 का खर्चा है तो इसमें इनकी इनकम जो है 5 लाख रुपया इसके उसमें है, ठीक है ना? और इसमें जो है ये है राकेश सावंत, अनिल कपूर, शिखा धवन, ये सब आते हैं। ये जो बेयर एग्जिस्टेंस वाला है, सामान्य अस्तित्व का, ये मध्यम वर्गीय परिवार का है, जो सामान्यतः यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं, हर कोई आदमी जो है ये 4 लाइफ में आता है। अपने बीच में जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कोई कंफर्ट वाला है नहीं, क्योंकि सबको मैं जानता हूँ, है ना? लग्जरी वाला कोई है नहीं, है ना? हो सकता है कि नेसेसिटी वाली लाइफ में एक आध लोग है ना? मजे है क्या? नहीं, ये जो उनकी लाइफ नेसेसिटी वाली में है, ठीक है ना? और उसके बाद बेयर एग्जिस्टेंस में जो है बाकी सारे लोग, ये आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग आम बाप भीड़ भड़का जितना है सारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, ज्यादातर ये लोग जो है, इसमें क्या है, जो
जो कमाई है हमारी मेरे एग्जिस्टेंस में, उतना ऑलमोस्ट खर्चा है। ये है ना, 50,000 अगर कमाई है तो लगभग 50,000 ही खर्चा है। हमको कुछ करने के लिए कमाना पड़ेगा। हम घर में बैठ के नहीं खा सकते खाना, हमको घर से निकलना पड़ेगा। अगर हम घर में बैठ जाएंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे गिरेगी। और उसके बाद फिर पॉवर्टी वाला आता है, ये सब लोग हैं, इसमें हम से कोई अभी लेना देना नहीं है अभी। अब क्या है, चलिए अब आपको पॉलिसी कैसे में लाइफ स्टाइल पॉलिसी होल्डर को समझाना है। मान लीजिए आप सारे लोग पॉलिसी होल्डर हैं, तो मैं मान के समझाता हूँ, ठीक है ना। 35 साल की एज में, 35 साल की एज मान लेता हूँ, 35 साल से हम अर्निंग करना शुरू करते हैं। तो ये मैं सपोज करने के लिए मैं, है ना, यहाँ से मैं हूँ, और 35 साल से लेके अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो मेरा ग्रोथ ऐसे ऊपर हो, ठीक है ना जी भाई, ऐसे ग्रोथ हो ऊपर, ये ग्रोथ हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मेरी जो है एक्सीडेंट या किसी की जो भी आदमी है, मान लीजिए कि राम मठन है अपने परिवार के मुखिया, इनके साथ कोई घटना घट गई तो क्या होगा, ये जो है फैमिली का लेवल जो है ऊपर बढ़ेगा कि ऐसे नीचे गिरेगा, बताइए नीचे गिरेगा। सहमत है सारे लोग। हमारा जो कमाई का स्रोत है, अगर हम अभी अपना काम कर रहे हैं तो सीधा बढ़ रहा है। मान लीजिए मैं LIC में सर्विस करता हूँ और मेरे साथ कोई हो जाए तो जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेरे परिवार में मेंटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप लोग सहमत है ना, मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है धीरे धीरे मेरे परिवार का डाउन होगा, है ना। जो भी आदमी यहाँ पे बैठा है, अगर उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो जो ऊपर की तरफ हमारा भी ग्रोथ रेट था वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड में जाएगा। पता है ना, सारे लोग सहमत हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ ऊपर हो रही है, हमारे साथ घटना घट गई, तो मान लीजिए कि 50 की एज पे हमारी डेथ हो गई, यहाँ पे इस एज पे 50 पे यहाँ पे डेथ हो गई, इस फैमिली का मुखिया नहीं रहा तो नीचे जा रहा है। अब अगर मैंने इंश्योरेंस करा दिया है ना, तो इंश्योरेंस रोक देगा गिरने को, उसको रोक देगा, है ना। जो मान लीजिए कि मैं मुखिया हूँ परिवार का, मैंने इंश्योरेंस करा दिया, है ना, और फिर जो डाउनफॉल होता पैसा मिलेगा इसी से रुक जाएगा, है ना, कम से कम कुछ दिन के लिए तो रुक ही जाएगा। सहमत है आप लोग? पक्का बोलो ना जी। अगर सहमत है बोलिए हाँ, ठीक है ना, रुक जाएगा पक्का। हमारा जो ग्रोथ है वो नीचे नहीं होगी, यही पूछना है आपसे। कस्टमर से आपको यही पूछना है कि सर क्या आप जो है सहमत है मेरी बात से कि अगर आप इंश्योर्ड हैं तो आपका परिवार जो है नीचे डाउनवर्ड नहीं जाएगा, उसका जो ग्रोथ है वो ऊपर ही रहेगी या मेंटेन हो जाएगी। वो कहेगा जैसे आप कहें हाँ, वैसे वो भी कहेगा हाँ। क्या ये सही है? सही है ना। लेकिन ये थोड़ा सही है ना, ऐसा नहीं है कि आपने जो है जितना आपने LIC को बोला होगा जिस जोन में रखने के लिए, जिस लेवल में रखने के लिए, उसी लेवल में LIC उसको रखेगा। कैसे? अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया है तो क्या होगा, वो परिवार धीरे 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 पॉवर्टी वाली लाइन की तरफ बढ़ता चला जाएगा और जो है चला जाएगा चैरिटी वाली उसमें, अगर कोई बीमा नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई है ना, 1 लाख की अगर आपने पॉलिसी कराई है, 1 लाख रुपया मिल गया, 1 लाख रुपया अगर मिल गया, मान लीजिए मेरे परिवार को 1 लाख रुपया मिल जाए तो कैसे दिन चलेगा वो, है ना। तो क्या होगा, ये जो है पॉवर्टी वाली लाइन में आने में समय नहीं लगेगा। पॉवर्टी का मतलब है मजदूरी करना पड़ जाएगा। अगर बच्चे में लोगों को भीख मांगना पड़ता है, मैं बताऊं आपको हकीकत है जीवन की, अगर जो परिवार ऐसे रह रहा है
शहर में आके रह रहा है, अपना परिवार मजदूरी कर रहा है या अपने परिवार को अच्छे से नौकरी कर रहा है, पेंशन नहीं, उसके साथ कोई घटना घटी, छोटा सा झटका कोरोना ने दिया, जिसकी छोटी छोटी नौकरी छूटी, आगे सड़क पे आ गए, है ना, मरे नहीं जिंदा है, उसके बाद भी सड़क पे आ गए हैं। लेकिन अगर मर गया आदमी तब सोचिए तो क्या होगा, वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। अगर बेयर एग्जिस्टेंस वाला जीवन चाहिए, सामान्य अस्तित्व वाला चाहिए, तो क्या होगा, 10 लाख की पॉलिसी अगर रहेगी, बल्कि 10 लाख आज के समय में वो भी कम पड़ेगा, तो भी कम से कम कुछ पैसा रहेगा, तो उसको जो है बेयर एग्जिस्टेंस वाली लाइफ मिल सकती है ना। मान लो जमा करते कुछ पेंशन मिलता रहे, जीवन चलता रहे। और अगर 1 करोड़ उसको मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, तो नेसेसिटी वाली लाइफ में उसका जीवन अगले 20-25 सालों तक खींच सकता है ना। और नहीं तो अगर 10 करोड़ की पॉलिसी उस आदमी के पास, तो कंफर्ट लाइफ में 10 करोड़ का जब लगा देगा, तो 10 करोड़ रुपया से पेंशन भी मिलती रहेगी। अगर जीवन अच्छे नहीं कमाते तो पेंशन मिलेगी, खाने पीने की कम से कम उसके जीवन काल में दिक्कत नहीं होगी। और 100 करोड़ की अगर पॉलिसी है, तो ये जो है कंफर्ट वाली लाइफ स्टाइल। अब आप वहां पे कस्टमर से पूछ सकते हैं, पूछिए, है ना, इस तरह का चार्ट दिखाइए, नहीं होगा तो मैं इस चार्ट को मंगवा दूंगा, है ना। हाँ, आप पूछिए कि आपके ना रहने के बाद भैया क्या हो जाते, मान लीजिए आप नहीं है, आज कल्पना करिए कि आप नहीं है, आप अपने परिवार को इस वाली किस लाइफ में देखना चाहेंगे, बताइए। वहां ऐसे बताइए, आप चाहते हैं कि आपका परिवार भीख मांगे सड़क पे, नहीं चाहेंगे। आप चाहते हैं कि रिक्शा चलाए आपके बच्चे, आप चाहते हैं कि ये क्या है, बेयर एग्जिस्टेंस वाले में कम से कम जिस लेवल पे है इतना मेंटेन रहे। इससे खराब ना हो, तो आपको कम से कम इतना बीमा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। एजुकेट करने का मतलब ये होता है कि महेश को मैंने पहले से बता रखा था कि 10 लाख रुपए का बीमा बेचूंगा, तो 10 लाख रुपए से कौन आदमी कहेगा कि उसकी पत्नी जो है भीख मांगे सड़क पे बैठ के 4 लफंगे छेड़े, कोई चाहेगा? कोई बहुत ही निकृष्ट आदमी होगा वही चाहेगा, है ना। और कौन चाहेगा कि जो है गरीबी रेखा के लिए हमने तो बढ़िया से खा पी रहे, होटल में मीटिंग कर रहे हो, अपने ना रहने के बाद परिवार को छोड़ जाओ भीख मांगने के लिए, कोई चाहेगा? कोई ऐसा यहाँ पे बैठा है? नहीं चाहेगा। अगर नहीं चाहेगा तो कम से कम उसको जो है 10 लाख का बीमा कराएगा, तो जो आज की स्थिति है वो मेंटेन तब नहीं हो पाएगी, है ना। 10 लाख रुपए में ये स्थिति मेंटेन कर पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ तो रहेगा, सड़क पे नहीं आएगा, भीख नहीं मांगेगा, है ना। तो ये होता है कि अगर हम कस्टमर को इस तरह से एजुकेट करें तो वो हमारा काम आसान हो जाता है। यही आगे आपको करना है। अब प्रश्न उसके सामने खड़ा होगा, केवल आपने एजुकेट कर दिया, वो तैयार हो गया कि हम 1 करोड़ की पॉलिसी लेंगे, 10 लाख की लेंगे, तैयार होने में और लेने में बहुत फर्क मैंने पहले बताया। वो कैसे लेगा? अब आपको उसको मैंने एक और ये प्रेजेंटेशन बनाया है कि कई बार आपको वो टर्म इंश्योरेंस में करवा देता है ना। अभी एक नया ट्रेंड चला है ना, लोग टर्म इंश्योरेंस करा लेंगे और म्यूचुअल फंड ले लेंगे, है ना। हाँ, ऐसा आपको बताते क्या और नहीं पाते, करते ही होते तो हाँ, ऐसा बात करेंगे आपसे। तो अब आप उनको चलिए ठीक है बात नहीं कर रहे, तो आप उनको मैंने एक एग्जाम्पल ये बनाया है 1 करोड़ रुपए प्लान का, है ना। तो मान लीजिए वो कस्टमर इस लेवल का है कि अगर 1 करोड़ की पॉलिसी, 1 करोड़ लेवल आप लोगों का है, यहाँ पे बैठे हुए है एक आदमी का 1 करोड़ का, क्योंकि 10 लाख अब कम पड़ गया है। अगर आज आपकी डेट में आप नहीं है घर में और इस कीमत पे आपके परिवार को 10 लाख रुपया दे दिया जाए, तो किसी काम का नहीं, कुछ ही सालों में 4-6 साल में 10 लाख खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं, परिवार सड़क पे आ ही जाएगा। 1 करोड़ का इस नाते प्लान अब कोशिश करके आप लोगों को वैसे भी लेना चाहिए, है ना। हम लोगों ने ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे क्यों नहीं रहा, है ना। अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, 30 साल का आदमी है और 25 साल का हमने टर्म दिया है, और ये मान के चलते 1 करोड़ की पॉलिसी, उसकी नेसेसिटी वाली जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल, उसको मेंटेन करना है।
तो टर्म प्लान, इंडाउमेंट प्लान और जीवन आनंद, इस पे जो है चर्चा करेंगे। टर्म प्लान का जो प्रीमियम है 14,443 और इंडाउमेंट प्लान का है 3,96,421 रुपया और जीवन आनंद का 4,57,867 रुपया। अगर आप कस्टमर से ये पूछेंगे कि सर इसमें से आपको ये वाली लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कौन सा जो है प्लान ठीक लग रहा है, तो जाहिर सी बात हम इसी को बताएगा, है ना। 14,443 रुपया कम देना पड़े प्रीमियम, है ना। तो उससे अगर वो कह रहा है टर्म प्लान देने के लिए तब ये सब समझाइए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से समझाइए उसको, पहले जो जीवन आनंद समझा रहे हैं, है ना। अब उसको आप समझाइए कि 14,443 है सेम फीचर के लिए, ये 3,96,000 है, ये 4,57,000, कुछ तो अंतर होगा, कोई तो कारण होगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। चांसेस ऑफ लैप्स, तो बताइए कि जो आप मैक्सिमम उठा के देख लीजिए, आपने भी जो भी टर्म प्लान किए होंगे, शायद ही रेयर ऐसे टर्म प्लान होंगे जो चल रहे होंगे। ज्यादातर केसेस में जो है टर्म प्लान जो है वो लैप्स हो जाते हैं, इसमें जो लैप्सेशन रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है और इसका जो है इंडाउमेंट प्लान का थोड़ा कम होता है और जीवन आनंद का जिसमें ज्यादा पैसा दिए रहते हैं ना वो जल्दी लैप्स नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज तो है रिलैक्सेशन, और उसका कारण एक और चीज है कि ऑटो फाइनेंस फैसिलिटी, जैसे मान लीजिए 3 साल पॉलिसी चल रही, 4 साल चल रही, 5 साल चल रही, तो इसमें तो चूंकि कोई लोन मिलता नहीं, मेच्योरिटी है नहीं। जीवन आनंद में या फिर जो है इंडाउमेंट प्लान में लोन मिलता है, मेच्योरिटी मिलती है। अगर कोई ऐसा साल आता है कि आप जो है पॉलिसी नहीं चला पाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लोन लेके पॉलिसी को चालू करवा लीजिए, 1 साल कर लीजिए, अगली बार जब पैसा होगा तो लोन भर दीजिएगा, आपकी पॉलिसी नहीं लैप्स होगी, है ना। ऑटो फाइनेंस फैसिलिटी, टोटल कास्टिंग 25 ईयर्स, आप देखिए 25 साल में कितना पैसा दिया गया, 3,61,000 जमा करेगा टर्म प्लान में, है ना, नहीं मरा ये पैसा तो गया, है ना। 97,05,661 रुपया ये देगा इंडाउमेंट में और 1,12,10,069 रुपया देगा ये जीवन आनंद में। अभी कितनी एज हो गई उसकी, 30 साल का आदमी था, 25 साल का, क्या उसकी लाइबिलिटीज खत्म हो गई क्या? अभी उसकी एज हुई है 55 साल। 55 साल के आदमी की लाइबिलिटी नहीं खत्म होती है। 55 साल की एज पे जब वो प्लान लेने जाएगा, ये हो सकता है कि उसको कोई बीमारी लग जाए, उसको प्लान ही नहीं मिले, है ना। और ये टर्म इंश्योरेंस लिया उसने 25 साल का और ये भरने के बाद वो 56 साल का जैसे ही हुआ तैसे मर गया, ये 3,61,000 ये भी गया और मर अलग से गया, है ना। तो अगर जो है आगे बढ़िए, कैश वैल्यू आफ्टर 25 साल, आप देखिए इसमें मिल क्या रहा है जी, इसमें तो टर्म प्लान में कुछ नहीं मिला, जीवन इसमें इंडाउमेंट में 2.5 करोड़ मिला और जीवन आनंद में 2,60,00,000 मिला। यहाँ तक बात खत्म है। अब अगला जो है अगले 25 साल के, मान लीजिए कि 55 साल की एज में 25 साल का तो प्लान मिलेगा, 20 साल अधिकतम मिल सकता 75, है ना। तो ये जो है टर्म प्लान अगर मिल गया, स्वास्थ्य मानता हूं कि ठीक है, चलो मिल गया, तो कितना हुआ 85,378 रुपया किस्त आएगी, है ना। और इंडाउमेंट का कितना आएगा 6,24,383 और जीवन आनंद का कितना आएगा, इसकी जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये तो मेच्योरिटी के बाद लाइफ टाइम डिस्कवर है, तो 1 करोड़ का बीमा चल रहा है, इसमें आएगा 0, कोई किस्त नहीं आएगी। चांसेस ऑफ लैप्सेशन इसमें वेरी हाई, इसमें लो है, इसमें एकदम नहीं है, क्योंकि पॉलिसी भरने नहीं है तो क्या लैप्स होगा, है ना। ऑटो फाइनेंस फैसिलिटी इसमें जो है कोई, इसमें तो है ही नहीं, इसमें मिल सकता है, लोन मिल सकता है और इसमें जो है उसकी जरूरत ही नहीं, जब लैप्स ही नहीं होगा तो कोई क्या प्रॉब्लम है। टोटल कास्ट इन नेक्स्ट 20 ईयर 17,07,560 रुपया टर्म प्लान में भरा और 1,22,30,281 रुपया इंडाउमेंट में भरा और जीवन आनंद में अगले 30 सालों में 1 चवन्नी नहीं भरा। ठीक,
कैश वैल्यू आपका 20 ईयर 20 साल में क्या मिला उसको, इसमें कुछ नहीं मिला, और 1,85,00,000 इसमें पाया, और इसमें अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन यह 1 करोड़ का उसका रिस्कवर अभी बना हुआ, जैसे ही उसकी डेथ होगी तुरंत मिलेगा। अब 75 साल एज हो गई है ना, अभी तो कोई प्लान नहीं मिल सकता, लेकिन जीवन आनंद में अभी भी 1 करोड़ रुपए का, मान लीजिए 76 की एज पे किसी की डेथ हो गई तो वो भी वो कुछ ना कुछ दे के जाएगा। 1 करोड़ रुपया जीवन आनंद देगा। टोटल एक्सपेंस इन ऑल 3 पॉलिसीज, इसमें कितना हुआ, 20,68,635 है ना, वही हो गई 20 लाख रुपया नहीं मरा तो नेट लॉस, झूठ पहले की उलझन है ना, नहीं मरा तो जो है 20 लाख तो गया, जो लोग कहते हैं ना चलो लाइटिंग मारने के बाद फायदा, तो फायदा ले लिए तो बात समझ में आई, लेकिन नहीं मरा, ये 20 लाख रुपया जा रहा है, और इसमें कितना लगा, 2,19,35,942 रुपया लगा पूरे 75 साल तक के रिस्कवर किया। इसमें कितना दिया, इसमें कितना लगा, 1,12,00,000 रुपया केवल लगा, क्योंकि पहले 35 साल का आपने प्लान किया था, तो 20 लाख रुपया देके दुआ देने से तो अच्छा है कि 1,12,00,000 5 ही टाइम्स तो ज्यादा दे रहा है। इसकी एवज इसमें मिल कितना रहा है, 2,60,00,000 वहां दिया था, 1 करोड़ यहाँ पे दे रहा है, और टोटल वैल्यू एट 100, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 1 करोड़ 100 साल पे दे देगा, ठीक है ना। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। ये मैंने जो है, आप एक बहुत बड़ा मोटिवेटर आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजेश टैगोर, है ना, सुना है, कितने लोगों ने नाम सुना, राजेश टैगोर का। राजेश टैगोर का एक प्रेजेंटेशन है लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन, उसी से मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया। तो वो एक लाइफ स्टाइल का प्रेजेंटेशन, अभी तो मैं लैपटॉप से दिखा रहा हूं, अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप कस्टमर के सामने लैपटॉप खोल के जैसे ऐसे मैं प्रेजेंटेशन बनाया वो आपको दे दूंगा, आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लैपटॉप नहीं है तो एक लाइफ स्टाइल का उसका जो है तो बनाया है, उसमें बहुत बढ़िया बुक टाइप का, उसको पढ़ते जाइए और बिल्कुल यही सारी चीजें जो है जिस तरह से मैंने बनाया है ऐसे जो है उसको आप दिखाते जाइए, और कस्टमर की उंगली जरूर रखवाइए कि आपके न रहने के बाद आप अपने परिवार को कहाँ देखना चाहते हैं, कंफर्ट लाइफ में देखना चाहते हैं कि बढ़िया वाली लग्जरी वाली लाइफ स्टाइल में, कि जो है जंगल वाली लाइफ में देखना चाहते हैं, कि पॉवर्टी वाले में देखना चाहते हैं, कि भिखारी वाले में देखना चाहते हैं। तो कोई शायद ही ऐसा कोई सवाल होगा जो कहेगा कि गरीबों भिखारी देखना चाहते हैं। तो अगर आप कंफर्ट वाले में भी देखना, इसमें देखना चाहते हैं जनरल वाले में, तो भी आपको 10 लाख का तो बीमा लेना पड़ेगा ना, तभी तो देखिएगा, झूठे देखिएगा तभी देख पाएंगे। आप मान के चलिए कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आपको कम से कम 10 लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रेजेंटेशन आज का ठीक लगा है तो तालियों का हकार तो